नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारे खास मुलाकात में खास मेहमान हैं भारतीय कृषि क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कृषि के विकास में बहुत सारा काम किया। सर, बहुत स्वागत, नमस्कार आपका। धन्यवाद। अच्छा सर, जब बात हम कृषि के क्षेत्र की करते हैं, मुझे लगता है कि अब अछूता नहीं रहा है कोई भी क्षेत्र, कोई भी घर, कोई भी गांव जिस पर हमने बात नहीं की हो। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम किसानों को और ज़्यादा तरक्की कैसे दें। तो जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में वर्तमान में, और क्या नहीं हम तरीके से काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी उन्हें दे सकते हैं, जिसमें आज हम कहते हैं कि किसान जो है सबसे पहले और सबसे आगे आना चाहिए। यदि आप पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियां देखें, चाहे आप कोई भी संकेतक उसके लिए यूज़ करें, तो वो उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। सबसे बड़ा संकेतक है कि जो किसानों की आय है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर की आय है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। उसमें 10 वर्ष में एवरेज ग्रोथ रेट 4% का आया है। तो जिन चीज़ों की हम 11वीं 5 वर्षीय योजना में, 12वीं 5 वर्षीय योजना में एक बहुत बड़ा उद्देश्य या टारगेट रखते थे कि इसको टारगेट रख के हम 3% तक तो पहुंच ही जाएंगे, वो टारगेट को पिछले 10 वर्ष में ये जो एनडीए की सरकार है इसमें हम उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। दूसरी बहुत बड़ी एक जो परिवर्तन कृषि में आया वो ये है कि जो कृषि की जिनसे हैं, यदि आप उनके मूल्य जो हैं उनमें देखिए किस रेट से वो बढ़े हैं और नॉन एग्रीकल्चर किस रेट से बढ़ा है, तो पिछले फिर मैं कहूँगा कि 10-12 वर्ष में उसमें कोई 20 से 25% की वृद्धि हुई है जी। यदि हम इन दोनों को मिला लें कि किसानों को हायर एमएसपी मिलने से, हायर मार्केट प्राइस मिलने से क्या लाभ हुआ, और जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ हुआ, फिज़िकल प्रोडक्शन में जो ग्रोथ हुआ, उन दोनों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। मेरे पेपर हैं इस पे, तो इसका एविडेंस है हमारे पास। एग्रीकल्चर में किसानों की आय उसी तेज़ी से बढ़ी है पिछले 10 साल में जितनी के नॉन किसान की, नॉन एग्रीकल्चर की आय बढ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर की इनकम भी देश में उसी रफ्तार से बढ़ी जिस रफ्तार से देश आगे जा रहा था। ऐसा क्या आपने 10 सालों में चमत्कार किया कि आपने कहा कि ये सब हुआ है? उसमें बहुत सी चीज़ों के जो है कम्बिनेशन जो है उनका जो परिणाम है वो एक आया है। सबसे पहले तो जैसे मैंने जिक्र किया कि एमएसपी किसानों को पहले जो मिलती थी उसको ज़्यादा लाभकारी बनाया। एमएसपी का इस सरकार ने एक नया फार्मूला अडॉप्ट किया कि पहले जो लागत थी उस मूल्य पे 10-12% ज़्यादा देकर एमएसपी डिक्लेयर होती थी। इस सरकार ने उसमें 50% कम से कम मार्जिन देने का एक फैसला किया और वो एक बहुत बड़ा निर्णय था। दूसरा, पहले आप देख लो कि जो एमएसपी है वो केवल गेहूं, चावल यहाँ तक सीमित थी, कुछ प्रदेशों तक ही सीमित थी। अब देश का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो राइस और बीट में सरप्लस हो और वहाँ पर एमएसपी पे स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प ना कर रहा हो एमएसपी देने के लिए। फिर एमएसपी पे राइस, बीट और कॉटन को छोड़कर, गन्ने को छोड़कर दालों में, ऑयल सीड्स में जो पीएम आशा है उसके अंडर भी एमएसपी को सुनिश्चित किया गया। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर, मैं आपके चैनल से, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, वर्ष 1991 के बाद में 25 वर्ष तक हर वर्ष हजारों करोड़ रुपया कनाल इरिगेशन पे, मीडियम मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट पे खर्च होता रहा। लेकिन जो एरिया सिंचित हुआ कनाल इरिगेशन से उसमें गिरावट आई 25 साल में। 1991 से लेकर 93-94 में शुरू हुई और वो कोई 2014-15 तक चली। जब 15 में प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को नया रूप दिया, तब से जो हर वर्ष
0.5% की वृद्धि एरिया अंडर इरिगेशन हो रही है। और जब कोई इरिगेशन होती है तो इरिगेटेड एरिया की प्रोडक्टिविटी रेनफेड से 2.5 गुना होती है। तो वो जो 8% की वृद्धि आई एग्रीकल्चर इरिगेशन में, वो ट्रांसलेट हुई लगभग 20% इनकम इंक्रीज करने में। तो ये जो है एमएसपी के बाद एक दूसरा बहुत बड़ा निर्णय हुआ। तीसरा, जो किसान हैं वो इन्वेस्टमेंट कई जगह इसलिए नहीं करते थे कि हमें कहीं हमारी क्रॉप फेल हो गई तो लॉस बहुत हो जाएगा। इंश्योरेंस को एक्सपेंड किया गया, इंश्योरेंस को असरदार बनाया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको असरदार बनाया गया। तीसरा, हमने नीति आयोग से ऐसे पहले मेरा एक पॉलिसी पेपर आया था जिसमें बताया था किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। उसमें सबसे बड़ा सोर्स जो हमने देखा वो ये था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसकी उत्पादकता, यदि हम देश की औसत की बात करें तो जो हमारी फील्ड क्रॉप्स हैं, फील्ड क्रॉप्स हम कहते हैं अनाज, दालें और तिलहन वगैरह, इनको हम फील्ड क्रॉप्स कहते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी 6 गुना है, 6 गुना। तो हॉर्टिकल्चर के अंडर इस पीरियड में काफ़ी एरिया इंक्रीज हुआ, प्लस लाइव स्टॉक जो है और फिशरी, उनसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला एग्रीकल्चर की सेक्टर को। अच्छा रमेश चंद जी, आपकी बातों ने कहा कि 93 से आप 2014 तक देखेंगे, 2013 तक देखेंगे जी, उन बातों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया जो आपने, मुझे लगता है कि उस तरीके से आपने कहा कि जब से माननीय मोदी जी आए हैं कृषि के क्षेत्र में हमने वो बदलाव देखे जो आज तक नहीं देखे। लेकिन इस वक्त अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं, कौन सी नई योजनाएं जो है किसानों के लिए लाई जा रही हैं जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो, उसकी इनकम बढ़े? क्योंकि आप लोगों का तो वादा यही था 2022 तक हम डबल इनकम कर देंगे। ऐसा है, पहले तो जो मैंने कहा कि हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ कि 10 साल में किसानों की आय भी उसी रफ्तार से बढ़े जिस रफ्तार से देश की इकॉनमी ग्रो हो रही हो। और यदि आप इनकम की ग्रोथ को देखें, अगेन मैंने इस सब पे बड़ा अध्ययन करके ये बात कह रहा हूँ, हम निश्चित रूप से किसानों की आय जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य था उस तक पहुँच जाते यदि किसान यूनियन रिफॉर्म को रिवर्स ना कराती। तो रिफॉर्म के रिवर्स होने से जो मार्केटिंग से किसानों को लाभ मिलने थे, जो प्राइवेट सेक्टर से किसानों को लाभ मिलने थे, और उसका जीता उदाहरण है हमारे पास। अब मध्य प्रदेश जिसने उस डायरेक्शन में काम किया, आंध्र प्रदेश जिसने उस डायरेक्शन में काम किया, वहाँ फार्मर की आय डबल हुई है। तो यदि देश भर में वो चीज़ें हो जाती तो जो थोड़ी सी डेफिशिएंसी रह गई, जो मैंने ये कहा कि बहुत बड़ी है किसानों की आय इस पीरियड में, अभूतपूर्व है। आप आज से 8-10 साल पहले के आंकड़े उठा लीजिए, जगह जगह बात होती थी फार्मर डिस्ट्रेस, फार्मर सुसाइड, आज उस किसान ने आत्महत्या कर ली, आज उसने क्या, आप अब उन चीज़ों को सुन रहे हैं कि किसान ने कृषि की वजह से कोई हत्या की हो? तो ये एक डेफिनेट और कंक्रीट बदलाव आया है। हमें अपने आप को वो डबलिंग फार्म इनकम तक सीमित नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसानों की आय जो देश की इकॉनमी है उससे बिल्कुल उसी रफ्तार से बढ़ी, और जो पहले कभी भी इस तरह की उपलब्धि नहीं हुई थी। क्या लगता है, कोई आप डेट देंगे आने वाले समय में हम पूरे भारत की, आप सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं गिनवाएंगे, फिर आप बैठ के कहेंगे आज पूरे भारत की आमदनी जो है किसानों की डबल हो गई? देखिए अभी भी, हाँ, वो उसके लिए पहले तो एक पीरियड होता है कि किस पीरियड में आप उसको डबल करेंगे। तो पहले 6-7 वर्ष का एक समय जो था उसे हम लेकर चले थे। अभी भी कृषि मंत्रालय ने सभी प्रदेशों को गाइडलाइंस दी हैं कि हम आपको ये गाइडलाइंस देते हैं, आप इस पैटर्न पे अपने यहाँ एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाइए। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हमेशा रिफॉर्म से आती हैं। ठीक है, इस वक्त केंद्र सरकार की नई योजनाएं क्या? हाँ, नई योजनाएं तो काफ़ी हैं, जैसे आपने बजट में भी सुना होगा कि क्या क्या योजनाएं हैं। तो पहला तो बजट में ये है कि जो किसान हॉर्टिकल्चर नहीं करते,
जो किसान लाइव स्टॉक नहीं करते, क्योंकि ये वाइब्रेंट सेक्टर है, इन चीज़ों की डिमांड सीरियल से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम उनको प्रेरित करेंगे कि वो भी इन चीज़ों की ओर आकर्षित हों, वो भी अपने यहाँ इस चीज़ को जो है डाइवर्सिफाई करें। और दूसरा, टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे जो 100 ज़िले थोड़ा पीछे रह गए हैं, जहाँ ग्रोथ स्टक है, ग्रोथ नहीं हो रहा या स्टैग्नेशन है, तो वो जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की तर्ज पे बनाया गया है, तो उन डिस्ट्रिक्ट का चयन करके वहाँ पर एक फोकस्ड बेस है, 3-4 जो हमने मेजर सुजेस्ट किए हैं, वो लेकर उनको आगे अच्छा बढ़ाया रमेश जाए। चंद जी, मैं देख रही हूँ कि आपकी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो सफल योजनाओं में मानी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो योजना है सबसे महत्वपूर्ण और सफल में गिनी जाती है। तो क्या इनमें किसानों के जीवन में इस योजना से काफ़ी बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है? किसानों की हर साल एक ही मांग होती है जब बजट आता है कि इसे थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। अब इस पे एक स्टडी है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों ने की है कि इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है फार्मर पे। और मैंने टीवी चैनल पे ये कहा था, एक एवरेज किसान जितना पैसा उसको खाद और बीज खरीदने के लिए चाहिए, वो इस योजना से उसको मिल जाता है। अच्छा। तो यदि पहले कोई खाद या अच्छे बीज इसलिए नहीं खरीदता था कि उसके पास पैसे नहीं है, तो ये 6,000 रुपया, देखिए एक थैला यूरिया का 270 रुपये का आता है, तो एक ही किस्त में आप उसको 8-9 बैग यूरिया के खरीदने का एक फाइनेंशियल सपोर्ट देते हो। फिर दूसरी किस्त समझ लीजिए कि बीज जो है वो कितने के आते हैं, वो देते हैं। तो जो मैंने कहा, एक एवरेज किसान को पूरा बीज और खाद खरीदने का खर्चा लगभग इस स्कीम से जो है उसको मिल जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहा है। जी बिल्कुल। तो हमने इस बजट में बहुत सारी योजनाएं, नई योजना देखी, जैसे धन धान्य योजना के बारे में हम बात कर रहे थे, और बार बार जो किसानों की मांग होती है कि सम्मान निधि को बढ़ा दिया जाए, तो सर ने जैसे क्लियर किया कि सम्मान निधि से आप क्या क्या जो है फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे आप खाद हैं, आप बीज हैं, उन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रमेश चंद जी हमारे साथ हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों के जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या क्या आपकी सरकार जो है नई योजनाएं लेकर आ रही हैं, क्या कुछ नया कर रही हैं। लेकिन सर, क्या मैं अगर बात करूं कृषि उत्पादों में वर्दी के लिए, किस तरह की जो नीतियां हैं आपकी सरकार बना रही हैं जिसमें हम और तरक्की और बेहतर भविष्य किसानों को दे सकें? जी, ये निरंतर इसकी घोषणा बजट में भी हो रही है और बजट के बाहर भी इनकी जो हो रही है। तो पहले जो बजट में 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं किसानों को टारगेट करके, फोकस करके, मैं वो आपसे जिक्र उसका जो है पहले इसमें करूँगा। अब जो डाइवर्सिफाई करने के लिए किसानों को कि जो नहीं हॉर्टिकल्चर की ओर जा रहे या दूसरी चीज़ों की ओर, उनको इसमें मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा एक जो है कि जो हमारे बैंक्स और कोऑपरेटिव हैं, वो किसानों को जो लोन देते हैं वो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसमें। यदि मार्केट इंटरेस्ट रेट 9% है
तो जो किसान समय पे ऋण वापस कर देगा उसको केवल 5% इंटरेस्ट रेट उस पर पे करना पड़ेगा। तो एक 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन वो पहले 3 लाख रुपए तक था, इस बजट में उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया। एक किसान 5 लाख तक के लोन में 9% इंटरेस्ट नहीं पे करेगा, 4% इंटरेस्ट पे करेगा। तो आप देख लीजिए कि लगभग आधा जो है उसको खर्चा जो है 9 की बजाय वो 5% इंटरेस्ट पे करेगा। ये डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। दूसरा सीड के बारे में कि जो सीड है वो कैरियर है टेक्नोलॉजी का। बहुत से हमारे किसान ग्रेन और सीड में फ़र्क नहीं करते कि जो है ये खाने वाला है और इसी को बो दिया, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। नए नए सीड वो कैरियर हैं टेक्नोलॉजी पे। तो सीड पे एम्फेसिस कि हम सीड रिप्लेसमेंट रेट उसको इंक्रीज़ कराएंगे ताकि हाइब्रिड है तो हर वर्ष नया सीड लिया जाए, दूसरी क्रॉप्स हैं तो उसको 4-5 साल में एक बार किया जाए। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जो परिवर्तन लाने की बातें हैं, इस तरह के कुछ जो है अनाउंस किए गए हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जो पीएम आशा स्कीम है, कई लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी पे जैसे राइस और वीट खरीदती है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं खरीदती। तो ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदती, नेफेड खरीदता है, लेकिन स्टेट्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। कुछ फसलें हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस की हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर करती है, राइस, बीट, कॉटन। कुछ फसलें हैं जो एक स्टेट पे इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन सारे देश में उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उन जो हमारी जैसे हम 23 फसलों पे एमएसपी घोषित करते हैं, तो सब में इसको सुनिश्चित करने के लिए पीएम आशा स्कीम को लाया गया है। कोई भी स्टेट 25% तक जो है पहले प्रोड्यूस था, लेकिन अब 40% तक जो प्रोड्यूस है उसे वो एमएसपी पे खरीद सकते हैं, और जो स्टेट का खर्चा उसे खरीदने का आएगा उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये हो भी रहा है ऑलरेडी। आपने जो कहा इस बीच मुझे एक सवाल याद आ रहा है, क्योंकि मैं किसानों के बीच में कुछ ज़्यादा जाती हूँ, एक कार्यक्रम है जिसकी वजह से, तो किसानों के एक सवाल है जो आपने कहा कि 40% जो है प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमारे जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं जहाँ मूंगफली बहुत ज़्यादा हो रही है, अब बीकानेर की बात कर लें, तो उतने उत्पादन अब उनको बढ़ाने के लिए आपने अच्छे बीज तो दे दिए, तो उत्पादन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब खरीद उतनी नहीं है, तो वो किसान क्या करे? उसमें ऐसा है, 2 तरीके से करने चाहिए। पहले तो हमें मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। एक एग्रीकल्चर की बात जो बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन फसलों पे एमएसपी नहीं है, जिन प्रोडक्ट पे एमएसपी नहीं है, यदि हम उनकी ग्रोथ रेट देखें और उन फसलों की ग्रोथ रेट देखें जिनमें एमएसपी है, तो जिनमें एमएसपी नहीं है उनकी ग्रोथ 3 गुना है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ, डेयरी की ग्रोथ, एग्स की ग्रोथ जो एमएसपी क्रॉप्स है हमारी, उनसे 3 से 4 गुना क्यों है? क्योंकि वो मार्केट ड्रिवन है, वो डिमांड ड्रिवन है। तो जो स्टेट्स सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं वो स्टेट्स हैं जो मार्केट को देखकर अपने किसानों को प्रोडक्शन करने के लिए बढ़ावा देती हैं। एमएसपी वहाँ इम्पॉर्टेंट होती है जहाँ टेक्नोलॉजी का अभी अडॉप्शन नहीं हुआ। जहाँ टेक्नोलॉजी प्लेट्यू पे पहुँच गई, मान लीजिए पंजाब एंड हरियाणा है, वहाँ क्रॉप सेक्टर का ग्रोथ रेट पिछले 10 साल में नेगेटिव है और वहाँ परफेक्ट एमएसपी है, फिर भी ग्रोथ रेट माइनस है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के एंगल से प्लेट्यू पे पहुँच गए हैं। आगे ग्रोथ वहाँ तभी होगी यदि वो उन फसलों को छोड़कर किसी और फसल की ओर जाएंगे जिसकी क्षमता ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने की है। फसल चक्र को अपनाना होगा, अब जो एक डिवर्सिफाइड फार्मिंग को ओर जाना होगा। इसमें ऑलरेडी जो मैंने कहा कि आज पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा ग्रोथ रेट हमें आंध्रा में मिलती है, हमें वेस्ट बंगाल में मिल रही है, हमें हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। तो
तो हमें दोनों जो है टांगों पे चलना चाहिए। जो प्रदेश जहाँ टेक्नोलॉजी अभी नहीं पहुँची है वहाँ एमएसपी की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन जो प्रदेश जहाँ टेक्नोलॉजी सैचुरेशन हो चुकी है वहाँ एमएसपी चलती है, परफेक्ट वे में चलती है, लेकिन तब भी ग्रोथ नहीं आ रही, वहाँ हमें डाइवर्सिफिकेशन की मैं अप्रोच आपकी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छी बात की। आप तो जाने माने विशेषज्ञ हैं, तो एक सवाल महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो धरती की नब्ज़ हैं, वो सांसें हैं। अब किसान कैसे पहचाने कि कहाँ से ले जो अच्छे हैं और उसकी धरती की जान बचा सके? सबसे पहले तो जो हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस किसानों की जो हमारी जो गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव की एजेंसी सीड पैदा करती हैं उसको एक प्रेफरेंस देना चाहिए, चाहे वो नेशनल सीड सर्टिफिकेशन का सीड हो, चाहे वो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन का सीड हो। हम उसको सर्टिफाइड सीड भी कहते हैं, फाउंडेशन सीड भी कहते हैं। तो जो सर्टिफाइड सीड होते हैं सबसे पहले किसानों को उनकी जो है प्रेफरेंस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि कई एस्टेब्लिश्ड सीड कंपनीज हैं। मेरा खुद का फार्म है, मैंने ट्राई भी किया है। जैसे मक्का में मैंने एक बार एक प्राइवेट सेक्टर का मेज लगाया, मुझे बहुत अच्छी यील्ड मिली। मैंने उसको ट्वीट किया, बहुत लोगों ने रिस्पांस दिया उस पर। तो ऐसे कुछ प्राइवेट प्लेयर भी बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड हैं जिनको अपना रेपुटेशन प्यारा है, उनके सीड भी बहुत अच्छे हैं। इसमें जो करना चाहिए वो ये है कि स्टेट्स की ये जिम्मेदारी है कि सीड में अडल्ट्रेशन को रोके। सीड में जो है सैंपल लेकर कि कहीं कोई किसान के साथ कोई हाइब्रिड के नाम पर नॉन हाइब्रिड तो नहीं बिक रहा, बीटी के नाम पर नॉन बीटी तो नहीं बिक रहा, सर्टिफाइड के नाम पर नॉन सर्टिफाइड तो नहीं बिक रहा। तो ये मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, ये स्टेट्स के जो ढांचा है उसकी जिम्मेदारी है, उसको ये करनी चाहिए। अदरवाइज यदि आप ओवर टाइम देखें तो जो क्वालिटी सीड की प्रोडक्शन है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन अभी भी कुछ हमारे प्रदेश हैं जहाँ पर अभी भी इसलिए यील्ड लो है कि वहाँ गुणकारी सीड का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। तो हमने इस बजट में बहुत सारी योजनाएं, नई योजना देखी, और हम पिछले 10-15 सालों की बात कर रहे हैं तो ऐसे परिवर्तनों पर बात कर रहे थे जो किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। नीति आयोग के सदस्य से आज बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए कि क्या कुछ हम किसानों के लिए नया कर सकते हैं, क्या कुछ नई योजनाएं आ सकती। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है देश को। तो सबको मिलकर कृषि के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में हमें आगे आना है और काम करना है। तो चलिए, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ऐसे ढेर सारे सवाल होंगे, एक नया चेहरा होगा और आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। देखा है सभी ने चांद को, उसे क्या